तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू ऑल इन जीएस तांडव। तो जैसे कि हमारी क्लासेस चल रही थी, कल विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो चुका है, दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुकी है। आज आपकी नई क्लास है, नया टॉपिक है, नया वंश चालू हो रहा है। और ये क्या कहते हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा वंश और इम्पोर्टेंट वंश है। और ये वो वंश है जहाँ से क्या कहते हैं, ये वो टॉपिक है जहाँ से आपको क्या कहते हैं लिंकअप होना चालू हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। क्योंकि इसके बारे में ना आपने सुना भी हुआ है, पहले समझे हुए भी हो, कुछ जानते भी हो, बाकी का हम लिंकअप कराते रहेंगे। तो कल विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो चुका था, तो आज आपका नया वंश मतलब नया जो टॉपिक है वो है मुगल वंश, यानी मुगल वंश। मुगल वंश में क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या आएगा कि जिसने इसकी स्थापना करी, स्थापना किसने करी, बाबर ने करी। और बाबर कहाँ का था, उज्बेक का था, यानी फरगाना से। ये एक तुर्क था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बाबर है, और बाबर ने क्या करा, मुगल एम्पायर। तो हमारा टॉपिक आज नया स्टार्ट हो रहा है, मुगल एम्पायर। कौन सा, मुगल एम्पायर। देखो मैंने क्या बताया था, जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो लास्ट वंश लोधी वंश था। उसमें कौन था लास्ट रूलर, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था, बाबर ने हराया था। कब हराया था, 1526, 21 अप्रैल 1526 को क्या हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। तो मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से और 1857 तक था, बहादुर शाह जफर तक, जब तक इसे अंग्रेज वर्मा यानी क्या कहते हैं म्यांमार नहीं भेजते, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाबर, क्योंकि मुगल एम्पायर की जिसने क्या कहते हैं स्थापना करी वो है आपका बाबर, ठीक है, बाबर। ठीक है, देखो आपका जो बाबर है उसका जन्म होता है 14 फरवरी 1483 को, ठीक है। इसका क्या कहते हैं जन्म स्थान कहाँ है, मैंने बताया था फरगाना उज्बेकिस्तान में। तो जन्म स्थान कहाँ है, यानी बर्थ प्लेस फरगाना उज्बेकिस्तान। आज के टाइम में, उस टाइम में भी हुई था, ठीक है। जो बाबर था उसका हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं, पर उसका जो पूरा नाम था यानी फुल नेम तो था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम था, ठीक है। देखो इसके जो पिताजी थे यानी फादर, अमर शेख मिर्जा। क्या नाम था उनका, अमर शेख मिर्जा। देखो अमर शेख मिर्जा जो थे वो क्या कहते हैं बिलोंग करते थे तैमूर वंश से। यानी मैंने बताया था ना, जब क्या कहते हैं तुगलक डायनेस्टी का एंड हुआ तो उसमें नसरुद्दीन को जिसने मारा था, जिसका इन्वेजन हुआ था, खिजर खान किसे बुला के लाया था, तैमूर लंग को। तो तैमूर लंग एक विदेशी आक्रमणकारी था, वो है ना। तो ये उसी के वंश से बिलोंग करता था, किसके, तैमूर के वंश से, ठीक है। इसकी जो माता थी, मदर, उनका नाम था कुतुब निगार खान। कुतुब निगार खान। और वो बिलोंग करते थे क्या कहते हैं चंगेज खान के वंश से। किसके वंश से, चंगेज खान के। और मैंने बताया था कि चंगेज खान किसके टाइम पे आया था, दिल्ली सुल्तनत का जो पहला वंश था, कौन सा, स्लेव डायनेस्टी, उसका जो रियल फाउंडर था इल्तुतमिश, उसके समकालीन था चंगेज खान, ठीक है। ये चंगेज खान,
ठीक है। तो देखो बाबर जो था वो इन दो वंशों का मिश्रण था, मतलब ये दो वंशों का मिश्रण था। तो ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, समझ जब दो वंशों का ये मिश्रण है, दो वंशों के इसमें गुण है, तो ये होगा तो तगड़ा ही। तो बाबर जो है उसका नाम का मतलब था टाइगर, बाघ जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट नोट्स करो सब के सब। मैंने हटा दिया, कर लिए। अब आते हैं आगे। देखो जो बाबर होता है उसको परिस्थिति बस इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 1494 में ही इसको फरगाना का राजा बना देते हैं। किसका? फरगाना का राजा, क्योंकि ये फरगाना का रहने वाला था। जब फरगाना का राजा बनाते हैं तो ये एक टाइटल लेता है अपना खानदानी टाइटल, क्योंकि इसके मतलब फरगाना में जो भी राजा बनता है वो अपने पीछे मिर्जा लेता है, क्योंकि इसके पिता का भी नाम है अमर शेख मिर्जा। तो ये 1494 में राजा बनने के बाद, कहाँ का? फरगाना का राजा बनने के बाद कौन सी उपाधि लेता है? टाइटल मिर्जा का। किसका? मिर्जा का टाइटल। देखो मेरी बात समझो, बाबर जो था वो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इतना महत्वाकांक्षी था कि मतलब ये चाहता था कि कुछ ऐसे होते हैं कि अपने बुढ़ापे में आ जाते हैं, कुछ आलस चाहते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करना चाहते हैं, तो ये उनमें से था। तो क्या कहते, उज्बेकिस्तान के पास में अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान में इसने समरकंद को जीतना चाहा। किसको? समरकंद को। समरकंद को ये जीत लेता है, पर समरकंद जीत के भी ये मानता नहीं है। उसको जीतने के बाद ये काबुल जीतने जाता है, और कहते हैं बाबर को सबसे ज्यादा प्यारा था काबुल, तो ये काबुल को भी जीतता है। पर जब ये काबुल को जीतता है तो इसको खबर मिलती है कि समरकंद अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। क्या कर जाता है? अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। तो बाबर फिर अपनी सेना लेके जब यहाँ तक पहुंचता है तो इधर से खबर आती है कि काबुल अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। अब समरकंद हाथ से चला गया, काबुल हाथ से चला गया, पर ये महत्वाकांक्षी था, ये फिर गजनी लूटने चला गया। किसे? गजनी। गजनी जैसा पहुंचा, इसको पता चला कि फरगाना यहाँ का ये राजा था, वहां पे क्या कहते हैं किसी और ने उसको जीत लिया। अब ये गजनी से वहां पे गया तो गजनी भी आजाद हो गया, अब फरगाना को भी नहीं जीत पाया अपनी छोटी सी सेना के साथ। अब दो भी घर का ना घाट का कहीं का भी ना रहा, समझ रहे हो? ज्यादा हाथ पैर मारने की वजह से ये बिल्कुल हट गया। तो बाबर परेशान रहता था, क्या करता था, छोटी सी सेना थी, कहीं भी आक्रमण करता था छोटे मोटे गांव में, थोड़ी बहुत धन वगैरह मिलता था, अपनी सेना का पालन पोषण करता था। तो बाबर की जो दादी थी ग्रैंड मदर एहसान दौलत बेग, ग्रैंड मदर, उनका ये बहुत प्यारा था। क्या नाम था उनका? एहसान दौलत बेग। एहसान दौलत बेग। वो कहती हैं बाबर से कि मेरे बच्चे, तू इतनी क्या कहते हैं टेंशन क्यों लेता है, इतनी तकलीफ क्यों लेता है? याद कर, तेरे दादा के वंश के थे तैमूर, वो भारत गए और इतना सोना लूट के लाए कि क्या कहते उसको इकट्ठा मतलब उसको लादने के लिए भी घोड़े हाथी कम पड़ गए थे। चंगेज खान को याद कर, गजनी को याद कर, गजनी गया था, इतना खजाना लेके आया था कि उस पर घोड़े कम पड़ गए, मतलब आधा खजाना था और रास्ते में ही बिखर गया। तो इसकी दादी ने इसे प्रेरित करा कि भारत में जा, भारत में जा। ठीक है, जब इसको प्रेरित करती है भारत में जा, तो 1591 में ये अपना भारत में पहला आक्रमण करता है। बाजौर में अपना पहला आक्रमण करता है। कहाँ पे? बाजौर में। और भैरा का किला जीत लेता है। किसका? भैरा का किला। देखो 1519 में, 1591 में नहीं, 1519 में। ठीक है, कहाँ का? भैरा का किला जीत लेता है। ठीक है, ये सारी बात नोट करो। ठीक है, पहला आक्रमण क्या करता है? बाजौर पे। क्या जीतता है? भैरा का किला जीतता है। ठीक है, हटाओ इसे। अब आ जा मेरी बात सुनो।
बाबर को हटाया था उस समय। अब याद करो इब्राहिम लोदी के टाइम की बात। ये बन गया आपका इंडिया का मैप छोटा, ठीक है। यहाँ क्या दिल्ली, दिल्ली में कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। यहाँ पंजाब, पंजाब में इसका अपना सूबेदार कौन है? दौलत खां लोदी, ठीक है। ये है राजस्थान, यहाँ मेवाड़, मेवाड़ में कौन बैठे हैं? राणा सांगा, राणा जी, ठीक है। इसका क्या कहते हैं? अपना चाचा आलम खां लोधी, ठीक है। इसकी किसी से ना बनती। और राणा सांगा के मन में क्या था? मैं दिल्ली को जीतूं। तो मैंने बताया था कथौली का युद्ध भी हुआ था, पर उसका कुछ खास परिणाम नहीं निकला था। राणा सांगा जीत तो कहते पर खास परिणाम नहीं हुआ था। इधर क्या कहते हैं ये आपका पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, और इधर बाबर आक्रमण करता था, खजाना लूटता था और चला जाता था। और बाबर के पास क्या थी? तोपें थी। सबसे पहले भारत में यूज करने वाला व्यक्ति तोप वो बाबर था, तो तोपें यूज करता था। तो राणा सांगा, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, आलम खां चाचा इसका, दौलत खां सूबेदार पंजाब का और राणा सांगा मेवाड़ के। तो इन तीनों ने क्या कहते हैं बाबर को इनवाइट किया कि तुम छोटी छोटी जगह लड़ाई कर रहे हो, तुम एक काम करो, यहाँ पे आओ, इसको इब्राहिम लोदी को हराओ और अपना खजाना लूटो और चले जाओ, ठीक है। खजाना लूटा। इधर बाबर खाली तो था ही, ना राज्य है ना रहने का ठिकाना है, तो इसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। तो फिर हटाओ इसे। फिफ्टीन 26 बाबर का भारत में 5वां आक्रमण। कौन सा 5वां आक्रमण? पहला आक्रमण बाजौर का बहरा किला जीता था, ठीक है, बहरा का किला। 1526 बाबर आ जाता है पंजाब से निकलते हुए पानीपत। इब्राहिम लोदी को पता चलती है। इब्राहिम लोदी दौलत खां लोदी से कहता है हुजूर मुझे क्या पता, निकल गया, पता ही नहीं चली। दौलत खां की वो थी ना, जब सूबेदार आया इब्राहिम लोदी का तो उसे बताना था, पर नहीं बताया। पानीपत में जाके लड़ाई। इब्राहिम लोदी जो था वो अपने ही एटीट्यूड में था कि हाँ ठीक है आ रहा है कोई, हरा देंगे, बिना तैयारी के चल दिया, ठीक है। 21 अप्रैल 21 अप्रैल इधर बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। देखो बाबर पहले क्या कहते हैं समरकंद भी हार चुका था, काबुल हार चुका था, पर जब इतनी सारी लड़ाई हारने के बाद भी ये प्रयास कर रहा था तो इसके पास तजुर्बा बहुत था। तो ये कहाँ का था? उज्बेक का। तो उज्बेक से क्या कहते हैं, उज्बेक से तोप सजाने की पद्धति ली इसने। उज्बेक पद्धति कौन सी? उज्बेक पद्धति। उज्बेक पद्धति में क्या होता है? फौज सजाने की कौन सी पद्धति थी इसकी? उज्बेक पद्धति। उज्बेक से मतलब उज्बेकिस्तान का तो था, और तुगलमान नीति थी। कौन सी थी? तुगलमान नीति थी। देखो फौज सजाने की इसने उज्बेक जहां से रहता था वहां से तुगलमान नीति सीखी फौज सजाने की पानीपत के युद्ध में। तुगलमान नीति क्या होती है? फौज को चंद्राकार में लगाया जाता है, और उसके बाद अपनी जो तोप थी वो रूमी पद्धति से सजाई। कौन सी? रूमी पद्धति से। रूमी पद्धति से क्या सजाई? तोप अपनी कैनन, ठीक है। उस्ताद खां और अहमद खां, ठीक है, इसके दो तोपची थे। कौन थे? तोपची, ठीक है। उस्ताद खान और मुस्तफा खां, हाँ मुस्तफा खां, इसके दो तोपची थे। और ये कहाँ के थे? तुर्क से मंगाए थे इसने। तुर्क से तोप चलाने के लिए दो इसने क्या मंगाए थे? तोपची। ये क्या करते थे? बीच बीच में तोप लगा देते थे, चारों ओर सैनिक आगे, ठीक है। देखो इतनी सी सेना दिखाई और बाकी की सेना यहाँ पीछे रखता था, और ये दुश्मन की सेना खड़ी है। अब दुश्मन की सेना क्या सोचेगी कि छोटी सी सेना है, तोप पीछे है, चलो आक्रमण करते हैं। सब आगे जाते थे लड़ने के लिए।
इतनी ये पीछे से घेर लेते थे, और जब घिर गए बीच में तो सैनिक हटे और तोप, और भारत में जब पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ तो उसका क्या कहते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ा कि हमारे यहाँ जो लड़ाई में घोड़े हाथी तोप की आवाज़ सुन के नहीं लड़ते थे, तो वो भी बिन्ना गए। तो इस वजह से बड़ी आसानी से बाबर ये इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ख़त्म ही कर देता है और पानीपत का युद्ध जीत लेता है। ठीक है, देखो पानीपत के युद्ध में फौज को कौन सा, उज्बेक की तुगलमन नीति से तोप रूमी यानी रूमी और उस्मानिया पद्धति दोनों ही नाम है, रूमी और उस्मानिया पद्धति। देखो उस्मानिया पद्धति, दोनों पद्धति से तोप को सजाता। इसकी तोपची कौन थे, उस्ताद खां और मुस्तफा खां। ठीक है, चलो ये सब नोट करो जल्दी। हटाओ इसे। चलो अब आता है असली काम, तो चालू होता है। बाबर क्या कहते हैं, जीत लिया, दिल्ली पे आके बैठ गया। दिल्ली में इसको क्या कहते हैं, काफी सारा खजाना मिला। राणा सांगा, दौलत खां, आलम खां, इन्होंने इसको गिफ्ट दिए भर भर के। तो गिफ्ट मिले तो इसको चांदी के, सोने के खूब सारे सिक्के मिले। अब इतने सिक्के मिले तो इसने काबुल का थोड़ा बहुत तो इसने जीत रखा था, तो इसने काबुल में सबको चांदी बांटी, चांदी के सिक्के बांटे। किसमें, काबुल में। ठीक है, और क्या कहते हैं, उपाधि ली, किसकी, कलंदर की उपाधि ली। उपाधि किसकी ली, कलंदर की उपाधि ली। समझ रहे हो? अब देखो मेरी बात समझो। बंदा दिल्ली में बैठा है आके, दौलत खां ने इसकी हेल्प करी, सूबेदार पंजाब का आलम खां ने हेल्प करी, राणा सांगा ने हेल्प करी। बंदा क्या कहते हैं, वहां से सब चीज हारा हुआ है, कोई ठिकाना नहीं, और दिल्ली बड़ी सुरक्षित जगह है। इसका मन बदल गया, ये कहता है यार इससे बड़ी जगह नहीं मिलेगी, कितने अच्छे तो आदमी है, कितनी अच्छी पिट जाए, खूब प्यार कर रही है, रह जाते हैं भाई, यहीं रह जाते हैं। यहाँ राणा सांगा प्लान बनाए बैठे थे दिल्ली जीतने का। राणा सांगा कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, दिल्ली मेरी है तेरी नहीं है। तो क्या कहते हैं, बाबर कह रहा मेरी है अब दिल्ली। अच्छा ठीक है, लड़ाई होगी। अब जब लड़ाई होगी तो इंगे राणा सांगा, देखो राणा सांगा अपने साथ मैदिनी राय को मिला लेता है मारवाड़ से। ठीक है, इंगे आलम खां आ जाता है इसके पास। क्यों आ जाता है आलम खां, बताओ भाई, आलम खां क्यों आ जाता है? क्योंकि राजा बनने का ख्वाब तो आलम खां ने ही देखा था, चाचा ने उसके ने, तो आलम खां भी इसके साथ लड़ने के लिए आ जाता है। ठीक है, इधर इब्राहिम लोदी खत्म हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का भतीजा महमूद लोदी, वो भी राणा सांगा के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। ठीक है, 4 जनों की गुट्ट सेना बना ली राणा सांगा ने। नेतृत्व कौन कर रहे हैं, राणा सांगा। 1527 आगरा के पास एक जगह है खानवा, तो बैटल ऑफ खानवा। कभी आगरा जाना, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, उसके किले में, फतेहपुर का जो किला उसमें घूमना, तो वहां पे कभी आपको टूरिस्ट या गाइड आपको खानवा का मैदान दिखाएंगे जहाँ ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बैटल ऑफ खानवा वर्सेस बाबर। देखो भाई, बाबर पहले जीत गए 1520 में पानीपत का युद्ध, क्योंकि दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा ने इसकी मदद करी थी। पर जब इतनी बड़ी सेना देखी तो व्यक्ति क्या कहता है कि अगर हम यहाँ हारे, देखो यहाँ से वापस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके दौलत खां बैठा है, अब वो जाने ना देगा। बीच में मैं फंस चुका हूँ, इनको लड़ने जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। तो बाबर ने क्या कहता, सारे सैनिक मिलाए कि क्या बात है लड़ोगे? तो सैनिक कह रहे भाई साहब इतनी बड़ी सेना है, हम कैसे लड़ेंगे? तो क्या कहते हैं, बाबर ने कही तुम ये युद्ध मेरे लिए नहीं लड़ रहे, तुम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हो। सैनिक कह रहे क्या हुआ, अस्तित्व बचाने के तुम लड़ रहे हो, तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे, तुम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, तुम अल्लाह के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद सैनिकों पे एक टैक्स लगता था, कौन सा टैक्स? तमगा टैक्स।
ठीक है, बाबर ने कहा मैं तुम्हारा तमगा टैक्स माफ कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या कहते हैं जिहादी, मतलब जिहाद करो यानी अल्लाह के नाम पे लड़ो। ठीक है, तमगा टैक्स माफ कर दूंगा मैं तुम्हारा। लड़ाई हुई, सैनिक क्या कहते हैं लड़ पड़े अस्तित्व के लिए, और ये सारी सेना इन्होंने खत्म कर दी। तो कौन जीता? बाबर, विन हो गया बाबर। राणा सांगा को क्या कहते मूर्छित हो गए, घायल हो गए, तो इनको क्या कहते हैं युद्ध से निकालना पड़ गया। युद्ध से निकालना पड़ गया तो उस नेतृत्व खत्म हो गया और क्या कहते हैं युद्ध बाबर जीत गया। पर बाबर को बड़ा पसीना आ गया इन्हें हराने में। देखो बाबर जीत गया, तमगा टैक्स लिया, मतलब तमगा टैक्स सैनिकों पर से हटा दिया। उसके बाद उपाधि ली, गाजी की उपाधि। इसने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, जबकि बाबर खूब शराब पीता था पहले, मतलब तो इसने कहा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, अल्कोहल नहीं पीऊंगा। तो इसने अल्कोहल त्यागी, किसके लिए? इस युद्ध जीतने के लिए, बैटल ऑफ खानवा को जीतने के लिए उसने शराब को त्यागा, तमगा टैक्स खत्म कर दिया, गाजी की उपाधि ली। ठीक है, देखो राणा सांगा तो खत्म, अब इनकी बारी। ठीक है, हटाओ, इसे नोट करो जल्दी से। ठीक है, हटाओ। अब 1528 बैटल ऑफ चंदेरी। बाबर वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय, ठीक है, इसमें भी बाबर जीत गया। 1529 एक का तो जब बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, किसके बीच में? बाबर वर्सेस अफगान, क्योंकि अफगान वंश तो चल रहा था अफगान, और अफगान में भी कौन? महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन? इब्राहिम लोदी का भतीजा। ठीक है, महमूद लोदी ने, इसमें भी बाबर जीत गया। और ये सारे के सारे अफगान जाके बिहार में और बंगाल में जाके, बाकी के बचे हुए बिहार में और बंगाल में जाकर चले गए। ठीक है, तो बाबर के मैंने 4 लड़ाई बताई इंडिया के अंदर। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी और 1529 घाघरा। ठीक है, और 1530 में इसकी डेथ हो जाती है बाबर की। ये सब नोट करो। ठीक है, हो गया। हाँ जी, देखो 1530 बाबर की डेथ होती है। डेथ होने के बाद जो उसके प्रारंभिक मकबरा था, टॉम्ब इनिशियल, यानी वो बनाया गया आगरा में। पर बाद में 30 साल बाद जब अकबर को पता चली कि इसके जो दादाजी थे, अकबर कौन? अकबर द ग्रेट, अभी पढ़ाऊंगा मैं, वही महाराणा प्रताप से आने वाला। तो उसको जब पता चली कि मेरे दादाजी की इच्छा थी काबुल में जाने की, तो वो उनकी हड्डी वड्डियों को निकलवाता है कब्र से और बाद में बनाता है काबुल में उनका मकबरा। तो आज के टाइम में उनका मकबरा कहाँ है? काबुल में। ठीक है, देखो बाबर ने अपनी बुक लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो स्वयं अपने बारे में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। कौन सी? तुजुक ए बाबरी। कौन सी? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। देखो ये पुस्तक थी किसमें? टर्की में। इसका क्या मैं ये जो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा मतलब कि मैं अपनी जीवनी जो मेरे जीवन में घटा है उसको एक बुक में लिखता हूँ, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के बारे में लिखता है। ठीक है, तो इसने अपनी जो खुद की जो लिखी थी तुजुक ए बाबरी, वो टर्की में थी, बट इसका जो ट्रांसलेशन हुआ किसमें? फारसी में,
वो किसने करा? अकबर के नौरत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। उन्होंने किसे में करी? फारसी में करी। और अकबर ने इसको हुक्म दिया था, किसको? अब्दुल रहीम खाने खान, कि मेरे जो बाबूजी हैं, दादाजी, उनकी जो ये किताब है इसको मुझे रोज पढ़ के सुनाओ और इसका ट्रांसलेशन करो। जब ये पढ़ रहा था तभी इसने बताया था कि बाबर की इच्छा थी कि वो काबुल में जाके दफने, यानी उसका जो मकबरा बने वो काबुल में बने। तब अकबर ने आगरा से निकाल के उसे काबुल में दफनाया था, ठीक है। अब इसकी ऑटोबायोग्राफी में एक और चीज लिखी थी कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया तो भारत में कुल 7 राज्य थे, मतलब पहले तो 7 देश थे, जिसमें से 2 हिंदू राष्ट्र थे और क्या कहते हैं 5 मुस्लिम राष्ट्र थे। हिंदू राष्ट्र कौन थे? राणा सांगा का मेवाड़, ठीक है, और आपका विजयनगर एम्पायर। और मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे? दिल्ली थी, और क्या मालवा था, बैमनी थी, बंगाल था, गुजरात था, ठीक है। ये 5 क्या कहते हैं? दिल्ली, मालवा, बैमनी, बंगाल और गुजरात, ये 5 उस टाइम पे मुस्लिम राज्य थे और 2 आपके हिंदू राज्य थे जो बड़े पैमाने पे थे, ठीक है। ये सब नोट कर लो जल्दी से। देखो, एक बहुत ही विवादों में रहने वाला हमारा मुद्दा, कौन सी? बाबरी मस्जिद, वो इसी के टाइम पे बनी थी। इसका एक सेनापति था मीर बाकी, क्या नाम था उसका? मीर बाकी, उसी ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, बाबरी मॉस्क्यू, ठीक है। किसने बनाई थी? इसी ने बनाई थी। अब एक लास्ट पॉइंट और लिखो। बाबर जो था उसको क्या कहते हैं, काबुल से प्यार था, और काबुल में क्या कहते हैं, इसने काफ़ी सारे गार्डन देखे थे, तो इसने आगरा में एक गार्डन बनवाया था, आराम बाग। और आराम बाग कौन सी पद्धति? मोबियान पद्धति से, मोबियान पद्धति से। इस मोबियान पद्धति में क्या होता है कि आपके बीच में एक बिल्डिंग होती है और 4 गार्डन आपके ऐसे पास में होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की इसने क्या कहते हैं वो बनवाई थी। और ये इसका वाटर सिस्टम ऐसा करवाया था कि नहर से डायरेक्ट एक पार्ट में पानी जाए और यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ चारों में पहुँच जाए। इस टाइप के उसने मोबियान पद्धति से भारत में बाग यानी बगीचे लगाने की प्रथा स्टार्ट करी। इस मोबियान पद्धति का आपका एक फोटो यहाँ साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। बाबर के बारे में सारी बात खत्म हुई। आपको क्या पता चला कि बाबर भारत में आया कैसे, क्यों आया, किसने बुलाया, ठीक है। कल हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में, ठीक है। आज बाबर खत्म हो गया सब टॉपिक। तो भैया वही सबसे बाद में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रेड दिल कमेंट में फेंक के मारो, और दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ, आँख में आँख डाल के कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। क्लास अच्छी लगी हो तो क्या कहते हैं कमेंट भी करा करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और कल मिलते हैं हुमायूं की क्लास में, ठीक है।